हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स लगातार, जिसमें जारी है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड भर्ती परीक्षा की क्लासेस और छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 आप देख पा रहे हैं। आज 12वां क्लास है और आज हम बात करेंगे किस अध्याय के बारे में, अध्याय नंबर 6। तो देखिए, अध्याय नंबर 6 में क्या क्या बातें हो चुकी है पिछली क्लास में। यदि हम बात करें तो अध्याय नंबर 6 क्या है भाई, व्यापार का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें हमने 31 धारा नंबर 31 देखे, मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन। फिर हमने धारा नंबर 32 देखे, पंजीयन मंजूर करने की शक्ति किनके पास रहती है। ठीक है, किनके किनके पास अब पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो राज्य सरकार भी हो सकता है, किस किस स्थिति में। ठीक है, मंडी समिति हो सकता है, प्रबंध संचालक या जिसको कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी हो सकते हैं। फिर 32 का देखे थे, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आप जानते हैं राज्य सरकार के पास कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने की। फिर 32 का भी हम देख चुके हैं, निजी मंडी प्रांगण, निजी उप मंडी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिए पंजीयन आप किसके पास आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या शर्तें रहेगी। ठीक है, क्या कंडीशंस रहेंगी, ये सारी बातें कर चुके हैं। फिर 33 भी हम देख चुके हैं, पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति भी देख चुके हैं। ठीक है, किस प्रकार क्या क्या स्थिति रहती है, क्या क्या कंडीशन होती है जिसके कारण से पंजीयन को रद्द किया जा सकता है, किसके किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है। फिर 33 का भी हम देख चुके हैं, निजी मंडी प्रांगण, निजी उप मंडी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के पंजीयन रद्द करने या निलंबन करने की शक्ति, ये भी देख चुके हैं। अब आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं अपील की। ठीक है, और वो अपील है धारा नंबर 34 में। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है और समझते हैं। चलिए देखिए, अपील। अध्यक्ष, मंडी समिति या प्रबंध संचालक। मैं बता चुका हूं, एक मंडी होगा, मंडी क्षेत्र होंगे, वहां पर अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, मंडी समिति बनाई जाएगी, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे। ठीक है, प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो याद रखेंगे, अध्यक्ष, मंडी समिति या प्रबंध संचालक के किसी आदेश जो कि यथास्थिति धारा 32 और धारा 33 के अंतर्गत दी गई है उसके अधीन पारित किया गया हो, व्यथित कोई भी व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति या जिसे हम कह सकते हैं पीड़ित व्यक्ति, वो अपील कर सकता है। ठीक है, अब बात कही गई है धारा क्या है, 32 या 33 के अंतर्गत। तो देखिए, धारा 32 और धारा 33 क्या बोलता है, पंजीयन की बात करता है। ठीक है, धारा 32 और धारा 33, ठीक है, एवं धारा 33 पंजीयन, पंजीयन मंजूरी एवं पंजीयन, पंजीयन रद्द करना या पंजीयन निलंबित करना, निलंबित, ठीक है, निलंबित करना से है। ठीक है, धारा 32 और 33 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ये कहा गया है पंजीयन मंजूरी और जो है देगा, कौन देगा। ठीक है, अध्यक्ष भी दे सकते हैं, ठीक है, राज्य सरकार भी दे सकते हैं, वहाँ पे मंडी समिति भी दे सकता है, पंजीयन मंजूरी कर सकता है या इनकार भी कर सकता है, पंजीयन को रद्द भी कर सकता है, पंजीयन को निलंबित भी कर सकता है। ये धारा 32 33 में। अब यदि ऐसा होता है तो आप व्यथित व्यक्ति या कहने का मतलब है पीड़ित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति का मतलब होता है पीड़ित व्यक्ति। तो कौन पीड़ित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पंजीयन के लिए आवेदन किया है या जिसका पंजीयन रद्द हुआ है, वह किसके पास अपील कर सकता है, ये सारी बातें इस धारा के अंदर कर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए, जहां ऐसा आदेश अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया होगा,
ठीक है, ऐसा आदेश पंजीयन के लिए या पंजीयन रद्द या निलंबित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया है, तो आप वहां मंडी समिति को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। पहली बात है, ठीक है, यदि अध्यक्ष पारित कर चुका है कि आपका पंजीयन जो है रद्द किया गया है या पंजीयन निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, इसके विरोध में आपको अपील किसके पास करना पड़ेगा, मंडी समिति के पास करना पड़ेगा। और क्या कहा गया है, यदि मंडी समिति ऐसे पारित करता है, ऐसे कोई आदेश पारित करता है, तो उसके लिए आप प्रबंध संचालक के पास अपील कर सकते हैं। ठीक है, और जहां ऐसा आदेश प्रबंध संचालक पारित करता है तो राज्य सरकार को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष के लिए 7 दिन तक का समय है और इसके लिए जो है 30 दिन का समय है। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, धारा नंबर 34 क्या बोल रहा है, अपील की बातें की गई है। ठीक है, किसके संबंध में अपील है, ये पंजीयन की मंजूरी, पंजीयन को जो है नाम क्या करना, रद्द करना, पंजीयन को निलंबित करना, इसके लिए अपील किसके पास कर सकते हैं, ये कहा गया है। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, यदि आप अपील करते हैं, ठीक है, यदि आदेश किसका है, यदि आदेश जारी किया गया है, अध्यक्ष आदेश जारी किया है, तो अपील आप कर सकते हैं। किसके पास अपील की जा सकती है भाई, अपील किसके पास की जा सकती है, वो अपील आप मंडी समिति को अपील करेंगे, मंडी समिति को अपील करेंगे। ठीक, दूसरा क्या कहा गया है, यदि आदेश जारी करता है, कौन आदेश जारी करता है, मंडी समिति आदेश जारी करता है। ठीक है, कौन आदेश जारी करता है, आदेश मंडी समिति जारी करता है, मंडी समिति, तब आप अपील कर सकते हैं। अपील किसके पास करेंगे भाई, एमडी के पास अपील करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध संचालक के पास अपील करेंगे। तीसरा ये बोलता है कि यदि आदेश जारी करता है, कौन आदेश जारी करता है, यदि एमडी आदेश जारी करता है तो उसके विरोध में अपील आप राज्य सरकार को कर सकते हैं, राज्य सरकार के पास अपील कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें कि ये तीनों बातें, यदि, ठीक है, ये अपील की जाएगी, यदि मंडी समिति को अपील करना है अध्यक्ष के विरुद्ध, तो आपको जिस दिन जो है आदेश जारी किया है उसके 7 दिन के भीतर आप ये अपील कर सकते हैं। और यदि अपील एमडी और राज्य सरकार को करना है तो उसके लिए कितने दिन तक चाहिए, 30 दिन के भीतर, मतलब या 1 माह के भीतर, आदेश जारी करने के 1 माह के भीतर आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा, धारा नंबर 34 हम पढ़ रहे हैं और धारा नंबर 34 में क्या कहा है, अपील की बातें की गई है। किसके विरुद्ध की अपील, यदि पंजीयन को रद्द करता है, पंजीयन को निलंबित करता है, ठीक है, और ऐसा आदेश यदि अध्यक्ष देता है तो उसके विरुद्ध अपील मंडी समिति को की जाएगी 7 दिन के भीतर। अध्यक्ष के आदेश के 7 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। यदि आदेश मंडी समिति जारी करता है तो उसका अपील आप एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जिसको हम बोल सकते हैं प्रबंध संचालक के पास कर सकते हैं 30 दिन के भीतर। ठीक है, और यदि आदेश, ऐसा आदेश कोई एमडी जारी करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या जिसको हम बोलते हैं प्रबंध संचालक जारी करता है, तो उसके विरुद्ध आप अपील किसके पास कर सकते हैं, राज्य सरकार के पास कर सकते हैं। यही ब्यौरा दिया गया है, यही कहा गया यहाँ पर 7 दिन और ये 30 दिन किसके हम मंडी समिति प्रबंध संचालक के आदेश के विरुद्ध। ठीक है, आप यहाँ पर 30 दिन के भीतर आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें, ये तीनों कंडीशन याद रखें अपील के संबंध में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें, पूरी बातें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए आपको। 34, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या लिखा हुआ है अभी। अपीली प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसा कालावधि के लिए जैसे कि उचित समझे रोक सकता है। ठीक है, यदि मान के चल अध्यक्ष के विरुद्ध आप मंडी समिति में अपील किए हैं, एमडी की मंडी समिति के विरुद्ध एमडी को अपील किए हैं या एमडी के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील की है, तीनों दशा में जो
अपीली अधिकारी होगा, जो अपील प्राप्त करने वाला अधिकारी है, किसी भी समय तक वो अपील को, आपके अपील को रोक सकता है, रोकने की शक्ति, रोकने का पावर उनके पास रहेगा। ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते, किसी भी विधिक न्यायालय में प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसे कोई अपील किया गया है, ठीक है, उसके लिए, ऐसे आदेश के लिए आप किसी भी न्यायालय तक नहीं जा सकते। ये पूरी कहानी है धारा नंबर 34। क्लियर है? यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए फिर आगे चलते हैं। धारा नंबर 34 का, धारा नंबर 34 का अपील एवं विवाद का निपटारा। ठीक है। तो बोर्ड के आदेश जो कि यथास्थिति धारा 32 ख और 32 क के अधीन पारित हो। ठीक है। 32 ख और 32 क, तो 32 क या 32 ख की बात यदि करें तो 32 क ख क्या है? 32 क है बत्तीस का है, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए अगर आप पंजीयन करना चाहते हैं तो ये 32 का है। और 32 का क्या है? निजी मंडी प्रांगण या उप निजी मंडी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिए पंजी। ठीक है। तो दोनों कंडीशन के लिए क्या बातें कही गई है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो अपील एवं विवाद का निपटारा, बोर्ड के आदेश जो यथास्थिति 32 ख या 32 क के अधीन पारित हो से व्यतीत व्यक्ति, कोई भी व्यतीत व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के कितने दिवस के भीतर भाई? 40 दिवस के। ठीक है। कितने दिवस के भीतर? 40 डेज, 40 दिन, 40 दिन, 40 डेज, 40 दिन के भीतर किसको? राज्य सरकार को आप अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बोर्ड ने ये आदेश धारा 32 का और 32 ख के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है, ठीक है, और 32 का ख आप जानते हैं क्या है, और यदि इसके विरुद्ध अगर आप अपील करना चाहते हैं, ठीक है, तो किसके पास कर सकते हैं? राज्य सरकार के पास कर सकते हैं। ये याद रखिए। सेकंड क्लॉज क्या दिया गया है? अपीली अधिकारी, जो अपील प्राप्त करने वाले अधिकारी है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील आपने की है, तो ऐसी कालावधि के लिए जैसे कि उचित समझे रोक सकता है। जैसे हमने पहले 34 में देखिए, वही यहाँ पर भी कहा गया है कि जो अपीली अधिकारी होगा या जो अपील प्राप्त करने वाला अधिकारी होगा, मतलब राज्य सरकार का कोई प्राधिकृत अधिकारी जो अपील प्राप्त करता है, वो यदि आप बोर्ड के विरुद्ध अपील किए हैं तो उस अपील को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकते हैं। कितने भी समय तक रोक सकते हैं, यह पावर होगा राज्य सरकार का या राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया गया प्राधिकृत अधिकारी या अपीलीय अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा है? राज्य सरकार या राज्य शासन द्वारा पारित किया गया आदेश इस धारा के अधीन अपील में दिए गए आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। जैसे कि पिछले में हमने कहा, यदि राज्य सरकार उस अपील का, आपने जो अपील किया है उसका आदेश जो भी निर्णय सुनाता है, आपके पक्ष में जाएगा या आपके विपक्ष में जाएगा, कोई भी निर्णय लेता है राज्य सरकार इस अपील के लिए, तो आप उसके लिए, यदि पक्ष में जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है, आपके पक्ष में आ गया। यदि आपके विपक्ष में जाता है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय में उसका कोई प्रश्न नहीं होगा, न्यायालय में आप नहीं जा सकते, और अंतिम और सर्वमान्य निर्णय होगा राज्य सरकार का, आप जिसके विरुद्ध अपील किए हैं, यदि वो आपके पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए, ठीक है, आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्लियर है? चलिए, निजी मंडी प्रांगण या निजी उप मंडी प्रांगण या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण और मंडी समिति के बीच उद्भूत किसी विवाद को प्रबंध संचालक बोर्ड के अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार को विदिष्ट करेगा। राज्य सरकार या राज्य शासन वह पक्षों की सुनवाई की युक्ति तो अवसर देने के बाद विवाद का निपटारा करेगा। ठीक है। यदि ऐसा कुछ होता है कि मंडी, निजी मंडी प्रांगण, उप निजी मंडी प्रांगण या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के मध्य किसी भी बात पर विवाद हो गया, कोई भी बात हो सकता है, किसी भी बात पर विवाद हो गया, तो क्या होगा? तो प्रबंध संचालक बोर्ड से अनुमति मांगेंगे कि ये हम राज्य सरकार को, ये जो है क्या बोलते हैं, विवाद राज्य सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार को सौंप देने के बाद राज्य सरकार का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। और याद रखिए, राज्य सरकार उस व्यथित व्यक्ति को
व्यतीत व्यक्ति को उनका, ठीक है, व्यतीत व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा कि भाई आपके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है या आपने जो विवाद खड़ा किया है या आपके साथ कोई विवाद खड़ा हुआ है तो सबको सुनवाई का मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए राज्य सरकार का जो है सुनवाई या राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा हर जगह। ठीक है, क्योंकि भाई गठन राज्य सरकार की है तो राज्य सरकार जो भी चाहे वो कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, इसके अधीन प्राधिक जो अधिकारी होगा द्वारा प्राप्ति आदेश अंतिम और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। फिर वही बातें दोहराई गई है कि यदि ऐसा आदेश जारी हो जाता है, राज्य सरकार फैसला ले लेता है तो अंतिम और सर्वमान्य होगा और इसके लिए आप कहीं भी न्यायालय, किसी भी न्यायालय या किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बातें। चलिए सॉरी, अब बात करते हैं धारा नंबर 35। तो हमने धारा 34 और धारा 34 का देख चुके हैं। ठीक है, धारा 34 और धारा 34 का देख चुके हैं। अब बात करेंगे धारा नंबर 35। तो धारा नंबर 35 क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ते हैं। इस अधिनियम के अधीन विहित की गई व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध। ठीक है, जो देखिए ट्रेड अलाउंस जो मिला होगा, ठीक है, ट्रेड अलाउंस जो भी छूट मिला होगा, जो भी व्यापारिक पैसे मिले होंगे, ठीक है, उतने ही तक आप सीमित रहेंगे। इसके बावजूद कोई भी भिन्न ट्रेड अलाउंस या कोई भी भिन्न पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन जो भी व्यापारिक छूट दी गई है उसके तहत ही आपको व्यापारिक छूट मिलेगी। उसके अलावा कोई भी ट्रेड अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सभी बातें की गई है। इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन विहित की गई छूट से भी कोई भी व्यापारिक छूट अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में किसी भी समव्यवहार में किसी भी मंडी क्षेत्र में या किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो दी जाएगी अथवा न वसूल की जाएगी। और कोई भी सिविल न्यायालय ऐसी किसी ऐसे समव्यवहार से उद्भव होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में किसी ऐसे व्यापारिक छूट पर जो इस प्रकार के विहित न की गई है ध्यान नहीं देगा। ठीक है, कोई भी व्यापारिक छूट या ट्रेड अलाउंस आपको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत लिख दी गई है, ठीक है, उस उपविधियों में, उस नियम, उस कानून में जो भी बताया गया है उतनी ही तक आपको ट्रेड अलाउंस मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी पात्र के वजन का उसी प्रकार की पात्र से धड़ा किया जाएगा तथा पात्र के वजन का धड़ा करने के लिए किसी भी रूप से कोई भी कटौती नहीं की जाएगा। जैसा पात्र का वजन का नियम में लिखा गया है, उपविधियों में लिखा गया है, ठीक है, लॉस में, बाय लॉस में लिखे गए हैं, उसी के अनुसार की जाएगी, ऐसा कोई दूसरा नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे ये धारा 35 इस अधिनियम के अधीन विहित की गई व्यापारिक छूट ही मिलेगी, भिन्न व्यापारिक छूट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, प्रतिषेध किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें 36 की, धारा नंबर 36। तो धारा नंबर 36 क्या बोल रहा है भाई, अधिसूचित कृषि उपज का मंडी में विक्रय, जो अधिसूचित कृषि उपज है, ठीक है, इसमें देखिए हमने कहा था कि इसमें 82 धारा है, ठीक है, और इस धारा के अलावा एक अधिसूचित है, ठीक है, और उसके अंदर कृषि उपज की लिस्ट दी गई है कि ये बिक्री कर सकते हैं, ये खरीदी बिक्री हो सकती है, चाहे वो धान हो, मक्का है, ज्वार बाजरा, वो लिस्ट दिया गया है। उसमें किसी कृषि उपज मंडी का विक्रय करेंगे, ठीक है, तो किस प्रकार से होगी ये बातें कही गई है इस धारा में। तो मूल मंडी में विक्रय के लिए लाई गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे उपज के लिए विदिष्ट किए गए मंडी प्रांगणों या उपमंडियों में यथा उपमंडी में ऐसे अन्य स्थान पर बेची जाएगी, यथा उपबंदी ऐसे अन्य स्थान पर बेची जाएगी। ठीक है, उपमंडी क्या होते हैं, मूल मंडी क्या होते हैं, ठीक है, मंडी प्रांगण किसको कहते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलिए, परंतु संविदा खेती के बारे में हमने बात की है, ये सारे डेफिनेशन में आपको बता दिया गया है पहले से।
संविदा क्या थी, खेती क्या होता है, मूल मंडी क्या होता है, मंडी क्या होता है, मंडी क्षेत्र क्या होते हैं, मंडी प्रांगण क्या होते हैं, निजी मंडी प्रांगण क्या होता है, वो सारी चीज मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन में धारा नंबर 2 में। ठीक है, चलिए, परंतु संविदा खेती के अधीन उत्पादित की गई कृषि उपज को मंडी प्रांगण में लाना आवश्यक नहीं होगा तथा उसे किसी भी अन्य स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय किया जाएगा जो करार के अधीन उस क्रय के लिए सहमत हो। जो करार हो चुका है उसके अधीन उसको क्रय किया जाएगा। ऐसे संविदा खेती को मंडी प्रांगण में लाना आवश्यक नहीं होगा, वहीं पर करार करके उसको बेच दिया जाएगा। चलिए, सेकंड क्या बोलता है, ऐसी अधिसूचित कृषि उपज जो वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा मंडी क्षेत्र के बाहर से क्रय की जाए, मंडी क्षेत्र में कहीं भी उपविधियों से उपबंध के अनुसार लाई गई तथा बेची जा सकती है। ठीक है, ये भी है, याद रखिए। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी बातें आपके 2-3 ही इंपॉर्टेंट है वहां तक। चलिए, और क्या क्या लिखा है, पढ़ कम से कम पढ़ लेते हैं। मंडी प्रांगण में विक्रय के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उपज की कीमत इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली या खुली नीलामी या दोनों द्वारा तय की जाएगी तथा तय हुए मूल्य से किसी भी कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी। देखिए, कोई भी मंडी प्रांगण में अगर कोई विक्रय के लिए लाया गया कोई फसल है, कोई उपज है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी निविदा बोली गई है कहने का मतलब है ऑनलाइन जो भी बोली लगाई गई है या खुली बोली लगाई गई है, ठीक है, उतना ही आपको देंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। जैसे कि मान के चलिए आपने एक बोरी धान बेचा है, हालांकि एक बोरी नहीं बेचेंगे, मतलब ठीक है, एक आपने अगर 50 क्विंटल बेचा है, एक क्विंटल का कीमत मान के चल 2000 है, एक बात की बात है, धान बेचा है तो उतना कीमत बोली लगाई गई है 2000, ठीक है, तो आपको कुछ भी हो 2000 वो देना पड़ेगा। प्रति क्विंटल 2000 बोली लगाई गई है तो 2000 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बोला कि किसी भी प्रकार को उसमें कटौती नहीं की जाएगी। परंतु मंडी प्रांगण में ऐसी कृषि उपज जो कि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई, जैसे समर्थन मूल्य हम देखते हैं कि राज्य सरकार अलग अलग उपजों के लिए समर्थन मूल्य तय करती है। ठीक है, कि धान के लिए, मक्का के लिए, गेहूं, ज्वार, बाजरा जो भी है उसके लिए समर्थन मूल्य तय करती है राज्य सरकार की, इतना ही, इसके नीचे नहीं, इतना ही, इतने ही समर्थन मूल्य में उस अनाज को, उस उपज को खरीदेंगे, तो उसकी बातें कही गई है। ठीक है, परंतु मंडी प्रांगण में ऐसी कृषि उपज जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और जिसके क्रय के लिए शासन द्वारा एजेंसी नियुक्त की गई है, कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जाएगी जो कि इस प्रकार घोषित की गई, और मंडी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार से नियत की गई कम से कम प्रारंभ नहीं होगी। ठीक है, मान के चलिए समर्थन मूल्य मान के चलिए 3500 किसी भी उपज का दिया गया है। ठीक है, कोई भी उपज हो, मैंने एग्जाम्पल के में लिखा कि 3500 किसी भी 3500 क्विंटल किसी भी उपज के लिए ये समर्थन मूल्य जो है ऐसा राज्य सरकार ने घोषित कर दिया। तो यदि वो मंडी प्रांगण में, मंडी क्षेत्र में जाता है तो उसके लिए जो समर्थन मूल्य है उससे कम की बोली नहीं लगेगी, भले उससे ज्यादा या उसके आसपास की बोली लगेगी उतना ही लगेगी, लेकिन समर्थन मूल्य के नीचे बोली नहीं लगेगी, वही प्रारंभ होगा, वहीं से प्रारंभ होगा। याद रखेंगे, तो राज्य सरकार घोषित कर दिया किसी उपज के लिए उतना ही आपको, ठीक है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। इस प्रकार क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज की तौल, माप, अनुज्ञा, तौलिया द्वारा ऐसी प्रक्रिया द्वारा की जाएगी जैसे कि उप विधियों में उपबंधित की जाए या उप मंडी प्रांगण उप समिति द्वारा प्रयोजन के उद्देश्य किए गए किसी अन्य स्थान पर की जाती है। ठीक है, तो जो तौलेंगे, ठीक है, तो तौल किया जाएगा तो विधि उपविधि दी गई है जो बायलॉस लिखे गए हैं, किसमें, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में जो बायलॉस उपविधियां लिखी गई है उसी के आधार पर उसी टाइप की तौल यहाँ पर की जाएगी, अन्य किसी प्रकार की तौल नहीं की जाएगी। लेकिन परंतु किंतु ये भी कहा गया है जैसे केला हो गया, पपीता हो गया या किसी अन्य जो विनिषद कृषि उपज की है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विकसित करे, यथास्थिति तौल या माप गणना किसी अनुज्ञा तौलिया द्वारा ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां उपज उगाई गई हो। ठीक है, तो देखिए केला है, पपीता है, ठीक है, ऐसे कोई चीज है, ऐसे वस्तु है उसके लिए जहां उगाई गई वहीं पर उसकी बोली लग जाएगी, भाई इसका इतना ही हम लेंगे, इतना लेंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है, तो ये आपको याद रखनी है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 37, क्रय तथा विक्रय की शर्तें। क्रय और विक्रय की शर्तें मतलब खरीदना और बेचने। ठीक है, बाइंग एंड सेल, खरीदी कौन करेगा, बेचेगा कौन, तो बेचेगा किसान, खरीदी कौन करेगा, खरीदेगा व्यापारी। तो उनके क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं, ये बताया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित कृषि उपज मंडी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में 3 प्रतियां करार का प्रारूप रहेगा। ठीक है, कोई भी यदि क्रय विक्रय करता है तो उसके लिए करार कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, करार कराना पड़ेगा, उसके लिए एग्रीमेंट होगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, स्टिपुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा। 3 प्रतियां आपको देनी पड़ेगी, जिसमें से करार की एक प्रति क्रेता रखेगा, मतलब जो, ठीक है, कौन कर रहा है, जो बेच रहा है, ठीक है, वो क्या करे, क्रेता रखेगा, सॉरी जो खरीद रहा है वो करे क्रेता, और एक प्रति विक्रेता रखेगा, मतलब जो खरीदेगा एक प्रति वो रखेगा, जो बेचेगा करार का जो प्रति होगा, उनके बीच करार होगा, खरीदी बिक्री का करार होगा, उनमें से एक प्रति जो बेचने वाला रखेगा, एक प्रति खरीदने वाला रखेगा, और एक प्रति, ठीक है, जो एक प्रति बच गई वो मंडी समिति के अभिलेख में रखी जाएगी, मंडी समिति रखेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है, क्रय विक्रय की शर्तें हैं, कंडीशन। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मैंने क्या कहा, क्रय विक्रय कर रहे हैं किसी जो है अभी सूचित कृषि उपज का क्रय विक्रय कर रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, एग्रीमेंट हो, उसके लिए करार होगा, करार की 3 कॉपी पेश की जाएगी, जिसमें से एक कॉपी जो है जो क्रय करने वाला कर रखेगा। ठीक है, एक विक्रेता रखेगा, एक क्रेता रखेगा, और एक मंडी समिति को सौंप दी जाएगी, उसके अभिलेख में वो दर्ज की जाएगी, रखी जाएगी। ठीक है, याद रखिए, मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में की जाएगी। ठीक है, मान के चलिए किसी किसान ने क्या बेचा है, धान बेचा है। ठीक है, धान बेचा है, किसी किसान ने 100 क्विंटल धान बेचा है, तो उसके लिए उसी समय उनको पैसा दी जाएगी, उसी समय तुरंत। धान बेच गए, जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं दुकान में, तो कुछ सामान खरीदते हैं भाई, सामान देंगे और हम लोग पैसा देंगे, जस्ट उसी प्रकार यहाँ पर उनको देना पड़ेगा। यदि ऐसा भी नहीं होता तो क्या होगा, यदि क्रेता खंड का के अधीन भुगतान नहीं करता, ठीक है, इसके अधीन भुगतान नहीं करता, तो वह विक्रेता को दे कृषि उपज की कुल कीमत की 1% प्रतिदिन की अतिरिक्त ब्याज से 5 दिन के भीतर तय करेगा। ठीक है, तो दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या कहा गया है, पहले तो ये कहा गया है कि भाई उसी दिन, जिस दिन वो सामान को बेचेगा, क्रय विक्रय होगा, उसी दिन जो है क्रेता विक्रेता को, कहने का मतलब व्यापारी किसान को उसी दिन पैसा लौटा देगा, उसकी उपज का पैसा दे देगा। यदि ऐसा नहीं करता, उसी दिन नहीं देता, तो हर प्रत्येक दिन जितना पैसा हुआ है, तो प्रत्येक दिन 1% ब्याज की दर से 5 दिन के भीतर उनको लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दिन नहीं लौटा पाएंगे, उसी दिन नहीं लौटा पाए पैसा, उसी दिन उस विक्रेता को नहीं दे पाए, तो 5 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा, लेकिन हर दिन का 1% ब्याज लगेगा, जितना पैसा हुआ है, जितना मूलधन हुआ है उसका। ठीक है, और यदि ऐसा भी नहीं होता तो आप समझिए क्या बोल रहा है का, यदि क्रेता उपरोक्त खंड का ख के अधीन विक्रेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त जो है भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे क्रय के दिन 5वें दिन के भीतर नहीं करता, उसकी अनुमति 6वें दिन, किसके दिन, 5वें दिन नहीं करता तो 6वें दिन रद्द की जाएगी। ठीक है, उनकी अनुज्ञति रद्द की जाएगी, समझी जाएगी उसे, या उसके नातेदार जो ऐसे रद्द करने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, इस अधिनियम के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। मतलब ऐसा कोई जो है क्रेता विक्रेता को पैसा नहीं लौटाता, तो अगर 5 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, पैसा लौटाया ही नहीं, तो 6ठे दिन उसकी जो अनुज्ञति जो है रद्द की जाएगी, 1 वर्ष तक उसको उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिए। स्पष्टीकरण दिया गया है सबके बारे में, नातेदार कौन है। ठीक, इस खंड में नातेदार, ऐसा नातेदार जैसा कि धारा 11 खंड 1 के अंदर कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो कृषि उपज के उत्पादों की ये सारे जो है
यह केवल नियोजकता, ये सारे स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। यह स्पष्टीकरण समझने के लिए रहता है कि किसको क्या कहा गया है, क्या बातें कही गई है। ठीक है, अब जो बात हम करेंगे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 35, ये होगा 36, 36 के बाद हम देखेंगे 37, 37, और 37 के बाद आपका आ जाता है 37 का, 37 का सॉरी, चलिए 37 का क्या बोलता है, संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन। ठीक है, अब जो संविदा खेती है उसका रेगुलेटेड किस प्रकार से, उस मार्केटिंग का रेगुलेशन किस प्रकार से होगा। चलिए, संविदा खेती के उपज के उत्पादन या किसान उत्पादक संगठन और क्रेता के बीच लिखित करार, ठीक है, होगी कि अधीन ऐसे रीत में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसे कि उप विधियों द्वारा विहित की जाएगी। ठीक है, नॉर्मल वहां पर जो खेती थी, ठीक है, अधिसूचित कृषि उपज थी उसके लिए करार था, और संविदा खेती के लिए भी करार है। संविदा खेती की उपज के थ्रू भी उत्पादक किए हैं तो उसके लिए क्या होगा, करार किया जाएगा। और जैसा इस नियम अधिनियम जैसा बायलॉज जैसे उपविधियों में लिखा है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडल 1972 के दिन जो भी उपविधियां बनाई गई उसी के अधीन करार की जाएगी। क्रेता संविदा खेती की लिखित करार के रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रीकरण के लिए मंडी समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। ठीक है, संविदा खेती के लिए, ठीक है, जो भी क्रेता होगा, मतलब क्रेता मतलब खरीदने वाला, ठीक है, जो चीज को खरीद रहा है तो खरीदने वाला संविदा खेती की लिखित करार के रजिस्ट्रेशन के लिए मंडी समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा कि हम इसके लिए इसको खरीद रहे हैं, इसके लिए लिखित करार करें। मंडी समिति उसे ऐसी रीत में तथा ऐसी निबंध तथा शर्तें पर जैसे कि उपविधियों में लिखा है विहित की जाएगा रजिस्टर करेगी। ठीक है, तो जैसा उपविधियों में बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्रत्येक बार बोल रहा हूँ, जो भी इस छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में जो भी उपविधियां लिखी है उसी के अनुसार ही मंडी समिति ऐसे करार को एक्सेप्ट करेगा, रजिस्टर करेगा क्रेता की ऐसे करार को जो संविदा खेती के लिए करार की गई है। ठीक है, यदि यदि करार के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, यदि करार कर लिया गया है और दोनों पक्ष के बीच यदि विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसा कोई भी पक्षकार विवादों का मध्यस्थ करने के लिए ऐसी मंडी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मंडी समिति का अध्यक्ष सुनवाई का युक्तिक अवसर देने के पश्चात विवाद का हल करेगा। ठीक है, तो मान के चलिए ऐसे संविदा खेती के लिए क्रेता ने क्या किया है, जो है करार किया है, और बाद में लगता है कि भाई ये सही नहीं है, या फिर क्रेता विक्रेता के मध्य ऐसे करार के लिए मतभेद हो गया, तो उस मतभेद का सुनवाई या मतभेद का सुलह कौन करेगा, उस मतभेद की सुलह के लिए उस मंडी समिति के अध्यक्ष को आप आवेदन करेंगे भाई कि हमारे बीच भी विवाद हुआ है, अब सुलझाइए, सुनवाई करिए। ठीक है, तो सुनवाई करेगा तो सुनवाई ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई आपने गलत किया आपने सही किया, दोनों पक्षों को वो बारी बारी मौका देगा कि कौन सही है कौन गलत, आप अपने अपने पक्ष रखिए। ठीक है, दोनों अपने पक्ष रखेंगे। ठीक है, और मंडी समिति के अध्यक्ष को जो लगता है वो सुनवाई करेंगे और उसका निपटारा करेंगे, सुलह करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को युक्ति तो अवसर देने के बाद, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी विवाद होता है तो भाई जाहिर सी बात दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा, तभी हम फैसला लेंगे। तो मंडी समिति के अध्यक्ष वही फैसला लेंगे। ठीक है, जो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन बनाए गए उपयोगीय बायलॉज में लिखी गई है, ठीक है, उसके अनुसार ही फैसला करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी पक्ष में कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उपधारा 3 के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष के निश्चय से व्यथित पक्षकार निश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर, किस दिन, 30 दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा
निमित्त प्राधिक अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रबंध संचालक या उसके प्राधिक अधिकारी पक्षकार को सुनवाई के युक्ति को पश्चात अपील का निराकरण करेगा। प्रबंध संचालक उसके प्राधिक अधिकारी का जो है सर्वमान्य होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। यहाँ पर ये कहा गया है, पहली बात तो मैंने ये कहा कि जो भी संविदा खेती के लिए करार होगा, ठीक है, पहली बात है मैंने क्या कहा, संविदा की खेती के लिए करार होगा, क्रेता विक्रेता के बीच करार होगा। करार में किसी भी प्रकार की अगर विवाद उत्पन्न होती है तो विवाद की सुनवाई के लिए, दूसरे नंबर पे मैंने कहा विवाद की सुनवाई के लिए आप मंडी समिति के अध्यक्ष के पास आवेदन कर सकते हैं। मंडी समिति के अध्यक्ष दोनों को युक्तियुक्त अवसर देंगे और सुनवाई करेंगे, वो उनका फैसला करेंगे। तीसरा ये भी बात है, यदि मंडी समिति के अध्यक्ष जो भी सुनवाई करता है और आपको लगता है कि ये सुनवाई मेरे साथ होना चाहिए, मेरे पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे विपक्ष में चला गया, तो उसके लिए आप उसके विरुद्ध, मंडी समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। किसके पास अपील कर सकते हैं? प्रबंध संचालक के पास अपील कर सकते हैं, या प्रबंध संचालक द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्राधिकारी अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। ठीक है, और इनका जो सुनवाई होगा या इनका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, इनकी फैसले के ऊपर कोई भी आप फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है अध्यक्ष की फैसले के ऊपर आप अपील कर सकते हैं, उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। प्रबंध संचालक को, प्रबंध संचालक नहीं है तो उसके द्वारा जो नियुक्त किया गया प्राधिकारी अधिकारी, ठीक है, और इनका जो है फैसला क्या होगा? सर्वमान्य होगा। ये भी सेम मंडी समिति के अध्यक्ष जैसे दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष को युक्तियुक्त अवसर देंगे। ठीक है, और दोनों की बात सुनेंगे और जो सही लगा वो फैसला देंगे, और इनका फैसला या इनका जो है निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, ये कहा गया है। देखिए, ठीक है, अंतिम होगा, इसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे होता है ना, आप न्यायालय की बात करते हैं, न्यायालय में जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन न्यायालय होता है, फिर आप उसके ऊपर जो है जिला न्यायालय से जाते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के बाद आप किसमें अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी स्तर की अगर फांसी या किसी भी स्तर हो तो राष्ट्रपति को आवेदन कर सकते हैं। ये चीजें संविधान में आपको देखने को मिलता है, आप ठीक है, आपने पढ़े हैं, तो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष के विरुद्ध आप एमडी को अपील कर सकते हैं, और उनका जो है जो निर्णय होगा अंतिम और सर्वमान्य होगा, जैसा आप देखते हैं। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज मंडी प्रांगण की बाहर क्रेता को विकृत की जाएगी, जैसा कि उप विधियों द्वारा विहित किया गया है। ठीक है, क्या लिखा है? संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को विकृत की जाएगी, जैसे कि उप विधियों द्वारा विहित किया जाएगा। ऐसा कृषि उपज की क्रेता द्वारा मंडी फीस धारा 19 के अधीन विहित की गई दरों पर ऐसी रीत में देय होगी जैसे पूर्व लिखा। ठीक है, तो जो भी करार हुआ, जो भी कृषि उपज खरीदे हैं, संविदा कृषि उपज खरीदे हैं, उसके लिए पैसा तो दी जाएंगी, लेकिन जो चीज बैलॉस में लिखी गई है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के बैलॉस में, विधियों में जो चीज लिखी गई है, उसी की दर पर, उसी के आधार पर उसको दे होगा, वैसी राशि आपको दे होगी, ऐसी चीजों को। ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई साहब, और ये हो गया आपके 34 से, हम देख रहे थे धारा नंबर 34 से 37 का तक, अध्याय 6 आपका हो जाता है समाप्त। अब जो आगे है प्रोसेस वो अध्याय 7 है, और अध्याय 7 में है मंडी समिति निधि। ठीक है, मंडी समिति निधि, ठीक है, जहां पर आप पैसे वैसे की बातें करते हैं, पैसे जमा होती है। ठीक है, मंडी चलाने के लिए भाई जाहिर सी बात है, बैंक अब बैंक को चलाने के, बैंक की जो है निधि रहती, सरकार चलाने के लिए सरकार के पास खजाना रहता है पैसा। ठीक है, चलिए, तो उसी प्रकार मंडी चलाने के लिए निधि रहेगी, पैसे रहेगी। ठीक है, तो उसी को कहा गया है, देखिए, मार्केट कमेटी फंड। ठीक है, मार्केट कमेटी फंड, तो फंड कहाँ से आएगा? फंड जमा होगा इसी में, मंडी समिति निधि में जमा होगा। किस प्रकार से उपयोग की जाएगी, क्या क्या होंगे इसमें, ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन ये सारी बातें अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है या नेक्स्ट अध्याय जो है नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करें। तो अध्याय नंबर 7 में मंडी समिति की निधि है,
धारा नंबर 38 है मंडी समिति की नीति, क्या क्या है भाई इसमें 38 है। 39 क्या लिखा है, मंडी समिति नीति का उपयोजन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मार्केट कमेटी फंड, किस प्रकार से मंडी समिति का उपयोग कर सकते हैं। फिर और क्या लिखा है आगे, दो ही है ना, 38 और 39 है। फिर हम 40 भी, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन, क्या लिखा है, विपणन बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये देखेंगे 40 है इसमें, और 40 का है, और फिर 40 42 है, 40 कहाँ निकल गया है, 40 है क्या, 42 ही दिया गया है, ठीक है, 40 है, 40 का है, 41 है, ठीक है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम अध्याय 7 तो खत्म कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ अध्याय 8 भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अध्याय 8 भी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर 40 42 43 कितने धारा है इसमें भाई, 44 है, जो भी जितना है, क्योंकि ये भी 2 क्लास में जाएगा लगता है, बहुत सारे हैं, ठीक है, 47 तक दिया गया है, ठीक है। तो 2 क्लास में आपका अध्याय 7 और 8 दोनों 2 क्लास में खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अध्याय 7 38 39 देखेंगे, अध्याय 8 जो है 40 से हम स्टार्ट करेंगे, कितना चलता है वो हम देखेंगे, 40 से 47 अध्याय 8 है, ठीक है। चलिए, नौवां शास्त्री है, इस पर भी हम बात करेंगे धीरे धीरे, तो इसी प्रकार से हमारा चलता रहेगा, क्या भाई, जब तक ये खत्म नहीं होगा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की क्लास, आज 12वां क्लास है, और आज इस क्लास से अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर बातें करेंगे। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।